नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। हालिया लोकसभा आम चुनाव मई 2024 में इंडियन गठबंधन ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अन्य कारकों के अलावा इस मुद्दे ने भी इंडिया गठबंधन के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में अपना योगदान दिया। हालांकि इस गठबंधन को सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिल सकी। भाजपा के गठबंधन साथी नीतीश कुमार बिहार में पहले ही जाति जनगणना करवा चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे को अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपने भाषण में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने काफ़ी जोरदार और प्रभावी ढंग से जाति जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से मिलने वाले लाभ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने वाले मुख्यतः ऊंची जाति के हैं और बजट के लाभार्थी केवल चंद उच्च वर्ग हैं। राहुल गांधी के इस प्रभावी भाषण का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का माखौल उड़ाते हुए कहा, जिसे उनकी खुद की जाति ही मालूम नहीं है वह जाति जनगणना की मांग कर रहा है। इस मामले में राहुल गांधी अनूठे व्यक्ति हैं। हिंदू पिता, ईसाई माँ, हिंदू दादी और पारसी दादा, एक तरह से वे उस स्वतंत्र और खुले समाज के प्रतीक हैं जो दकियानुसी तत्वों के अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक शादियों के विरोध के बावजूद देश में उभरता जा रहा है। ठाकुर की टिप्पणियों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, मगर प्रधानमंत्री ने उनके भाषण को ट्वीट कर उनका अनुमोदन किया। जाति जनगणना आवश्यक है। कारण यह है कि आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण दशकों पहले किया गया था और तब से लेकर अब तक विभिन्न जातियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा के हैं वह विचारधारा सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाकर हाशियाकृत समुदायों को अन्य समुदायों के समकक्ष लाने के प्रयास के खिलाफ है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाने मात्र से दलितों की सामाजिक समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेहतर आर्थिक स्थिति से सामाजिक स्थिति में भी बेहतरी आती है। अंबेडकर ने इन वर्गों को और जागरूक किया। दलितों को समझ में आया कि जमींदार और पुरोहित की जोड़ी, जिसे महाराष्ट्र में सेठ जी भट्ट जी कहा जाता है, उनकी सबसे बड़ी पीड़क है। इसी के चलते ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले इस आंदोलन की राह आसान नहीं रही। उच्च जाति के लोग हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के गांधी जी के प्रयास से पहले ही परेशान थे। दलितों के समान अधिकारों की मांग ने उच्च जातियों को और विचलित कर दिया। उच्च जातियों की श्रेष्ठी वर्ग ने आरएसएस की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मनुस्मृति पर आधारित है। आरएसएस ने भारत के संविधान का उस आधार पर विरोध किया था कि उसमें भारत के स्वर्णिम अतीत के मूल्यों को जगह नहीं दी गई है। सन 1985 में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ एक बार फिर गुजरात में दलित विरोधी हिंसा हुई। उस समय विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन के बढ़ावा देना शुरू कर दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा शुरू की। बीपी सिंह, जिनकी सरकार एक और भाजपा तो दूसरी ओर वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही थी, अपनी गद्दी बचाने की खातिर मंडल आयोग की रपट को लागू कर दिया और अन्य पिछड़ा वर्गों जो आबादी का 55% है को 27% आरक्षण दे दिया। ऊंची जातियां मंडल आयोग के खिलाफ थीं, मगर चुनावी कारणों से भाजपा मंडल का सीधे विरोध नहीं कर सकती थी। अपने रथ यात्रा को सफल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। इस यात्रा को मंडल विरोधी उच्च जातियों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। मंडल का विरोध करने के लिए यूथ फॉर इक्वालिटी जैसी संस्थाएं उभर आई। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं। विभिन्न जातियों की आबादी आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है।
इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप विभाजन के संबंध में निर्णय स्वागत योग्य है। जो जाति आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं उन्हें इसका लाभ दिलवाना सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। जहां इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग का खुलकर समर्थन कर रहा है, वहीं एनडीए के मुख्य घटक दल भाजपा इस मांग की पूर्ति की राह में हर संभव रोड़ा अटकाएगी। इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन, सभाएं आदि कर इस मांग की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।